Hi guys, this particular video is on PT 365 of international relations। तो इससे पहले मैंने इन्वायरमेंट की 4 वीडियो डाली है जिसमें इन्वायरमेंट का 1 साल का करंट अफेयर्स कवर हो चुका है। और उसके अलावा मैंने फिर उसके बाद पॉलिटी का डाला था, उसके बाद मैंने सोशल इशूज़ का डाला था। ये चौथा सेक्शन है, डैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। और उसके बाद आज मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी डालूंगा। तो आज ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक वीडियो है, उसके बाद फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आएगा, फिर उसका 2 बज जाएगा, डैट इज़ इकोनॉमी और फिर कल्चर। तो वो दोनों का भी मैं डाल दूंगा। और उसके बाद एक और रिलीज़ होगा वो गवर्नमेंट स्कीम्स का, तो वो डेफिनेटली आप अपने एंड से ही कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिस्कस करने का नहीं होता है, बस केवल फ्लिप करना है, आपको देखना है। तो आप जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट के द्वारा रन की जा रही है। तो उसमें 3 चीज़ देखना होता है हर स्कीम में, कि कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट रन कर रहा है, कौन से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए है, और मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है उस स्कीम का। और अगर कुछ और भी अगर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, 1-2 फैक्ट्स, तो वो आपको देखना है। पूरा स्कीम पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से स्कीम करना है। और जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जैसे मनरेगा, तो उस स्कीम के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। और इंटरनेशनल रिलेशंस भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। मुश्किल से 3 या 4 सवाल होते हैं, तो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो देख लेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशंस में मैप वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली साथ में भी आप मैप वर्क देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल कुछ अगर कोई शहर है जैसे राका, तो वो किस कंट्री में है, या फिर इदलिब प्रोविंस वो किस कंट्री में है, न्यूज़ में था, तो डेफिनेटली वो मैप वर्क के एस्पेक्ट से यूपीएससी पूछता है, तो उसको भी मैं कवर कर लूँगा। इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ पीस है इसमें वो डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा जो वर्ल्ड मैप में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, स्पेशली मिडिल ईस्ट, वहाँ पे यूपीएससी का फोकस होता है। तो डेफिनेटली आप वो वाला एस्पेक्ट कर लीजिएगा कि कैस्पियन सी किसको टच करता है, या फिर ब्लैक सी किस किस कंट्रीज़ को टच करता है, रेड सी किस किस कंट्रीज़ को टच करता है, आरएल सी किस किस कंट्रीज़ को टच करता है। वहाँ पे यूपीएससी का फोकस होता है। मेडिटेरेनियन सी किस कंट्री को टच नहीं करता है। तो ये सब सवाल यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैप वर्क के एंगल से। और जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं न्यूज़ में, वहाँ पे भी यूपीएससी फोकस करता है, तो डेफिनेटली उस एंगल से इस आईआर को कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नेबरहुड को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इंडिया चाइना है। अब डिटेल में जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जाऊंगा, और ये वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास की होगी। तो हाल में क्या हुआ, इंडिया ने होस्ट किया है 6th इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो बस आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग किसके साथ इंडिया होल्ड किया है, तो चाइना के साथ, और वो छठा था, और वो न्यू दिल्ली में हुआ है। और इसके अलावा इंडिया चाइना, इसके अलावा जो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग है, इंडिया रसिया के साथ भी करता है। और इस साल भी हुआ था, वो आएगा, आगे आएगा न्यूज़ में, तो आगे आएगा टॉपिक्स में, तो उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और ये जो डायलॉग हुआ था वो इंडिया के नीति आयोग और चाइना के जो भी प्लानिंग का डिपार्टमेंट है उसके बीच में हुआ था। उसके बाद अब बस ये इंपॉर्टेंट है कि 1984 में इंडिया और चाइना एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का स्टेटस दिया था। और चाइना इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस इज़ द लार्जेस्ट। हाल में ये, पहले चाइना था, अब यूएस हो गया है। हल्का सा ही डिफरेंस है। और इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट $51 बिलियन का है, काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा उसके बाद फिर सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं। हाल में इस इंडिया चाइना के बीच में इनफॉर्मल समिट हुई थी मम्मालपुरम में, और वो सेकंड इनफॉर्मल समिट थी। पहली हुई थी वुहान में, जो अभी फेमस है कोरोना वायरस का स्टार्ट होने के लिए। और फिर सेकंड इनफॉर्मल समिट हुई थी मम्मालपुरम में, ये तमिलनाडु में। और मम्मालपुरम, वहाँ पल्लवास के रथ टेम्पल्स काफ़ी वहाँ पाए जाते हैं, तो कल्चर के एस्पेक्ट से वो इम्पॉर्टेंट है। और ये इनफॉर्मल समिट थी, और यहाँ पे डिसाइड किया गया कि तमिलनाडु एंड फुजियान प्रोविंस ऑफ चाइना, दे आर सिस्टर रिलेशनशिप। बस और पहली मैं बता दी इनफॉर्मल समिट वुहान में हुई थी। और इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश में। तो देख लेते हैं इस बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, इस मैप को। तो मेजर जो डिस्प्यूट है वो इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक कश्मीर में, दूसरा उत्तराखंड में भी डिस्प्यूट है, बहुत कम लोगों को पता होगा, तीसरा या अरुणाचल प्रदेश में। तो मेजर जो कंसर्न डेफिनेटली उत्तराखंड में जो डिस्प्यूटेड है वो मुश्किल से बहुत छोटी सी ज़मीन है, तो डेफिनेटली उतना न्यूज़ में नहीं होता। लेकिन मेजर जो डिस्प्यूट रहा वो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर रहा। कश्मीर में आपको पता होगा अक्साई चीन जो अभी चाइना के कंट्रोल में, इंडिया भी उसको क्लेम करता है।
और यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है। चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका पार्ट है और इंडिया क्लेम करता है कि उनका पार्ट है। अभी डेफिनेटली इंडिया के कंट्रोल में है। और इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी जो लाइन है, डेट इज़ मैकमोहन लाइन। तो चाइना क्लेम करता है कि ये है, होनी चाहिए इंटरनेशनल लाइन, और इंडिया क्लेम करता है ये होनी चाहिए। मैकमोहन लाइन है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैकमोहन लाइन पूरे इंडिया और चाइना के बीच में है। मैकमोहन लाइन केवल अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में। मैकमोहन लाइन यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं खत्म हो जाती है, यहाँ नहीं जाती है। यहाँ पे जो पार्ट है डेट इज कॉल्ड LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस डिस्प्यूट के बारे में आपको थोड़ा हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि एक्चुअली 1914 में ब्रिटिशर्स और तिब्बत के जो वहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी हेड थे, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सिमला में। सिमला एग्रीमेंट कहते हैं। और उसके तहत फिक्स की गई थी कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में जो बाउंड्री होगी डेट विल बी मैकमोहन लाइन, और ये होगी जो अभी प्रेजेंटली इंटरनेशनल लाइन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन चाइना क्लेम करता है कि वो तिब्बत ने साइन किया था और उसमें चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो चाइना सिमला एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेगा। और वो क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश भी उनका पार्ट है। अब नाउ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो अभी जो न्यूज़ में ये था कि बांग्लादेश का 2 पोर्ट है, एक है चाटोग्राम और दूसरा है मोंगला। ये दोनों पोर्ट्स इंडिया भी यूज़ करेगा फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। तो न्यूज़ में बस इसलिए ही था। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक फेनी रिवर है। फेनी रिवर इंडिया में त्रिपुरा से स्टार्ट होती है, फिर वो बांग्लादेश चली जाती है। इंडिया में केवल त्रिपुरा में है और फिर वो बांग्लादेश जाती है। और पहले क्या होता था कि फेनी रिवर का पानी पूरा का पूरा बांग्लादेश जाता था, इंडिया यूज़ नहीं करता था। और त्रिपुरा की कुछ इलाके में जहाँ से फेनी रिवर गुजरती, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो फेनी रिवर के पानी को यूज़ नहीं कर पाते थे। तो अभी इंडिया और बांग्लादेश ने कुछ सेटलमेंट किया है कि त्रिपुरा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स फेनी रिवर के पानी को यूज़ कर पाएंगे फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पस। उसके अलावा इंडिया और नेपाल भी न्यूज़ में थे, मेनली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को लेके। इंडिया नेपाल इनाग्रेट न्यू इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। तो ऑलरेडी पहले एक चेक पोस्ट था, ये दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। और ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जोगबनी और विराटनगर के बीच में। पहला था रक्सौल बिहार में, तो पहला रक्सौल में था, दूसरा जोगबनी में है। दोनों बिहार में है। तो अभी दूसरा खुला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो जोगबनी बिहार में है और नेपाल के विराटनगर के बीच में है। आपको चेक पोस्ट के बारे में यह है कि चेक पोस्ट में 3 सर्विसेज एक साथ दी जाती है। कभी भी आप इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, तो सबसे पहले एक इमिग्रेशन चेक होता है कि आप बाकायदा वीज़ा लेके आए हैं कि नहीं। दूसरा कस्टम क्लियरेंस मिलता है कि अगर आप कोई गुड्स लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास कस्टम क्लियरेंस आपको कराना जरूरी होता है। और साथ में तीसरा होता है जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी के एंगल से। तो ये 3 लाइंस होती है, 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं बॉर्डर के अलॉन्ग। तो ये तीनों इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे होते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि अगर बंदा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के थ्रू जा रहा है तो काफ़ी कम टाइम में ये तीनों काम हो जाता है। कस्टम क्लियरेंस भी हो गया और वीज़ा भी चेक हो गया, नहीं तो काफ़ी टाइम लगता है। तो डेफिनेटली 2 कंट्री के बीच में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को डेवलप किया जाता है। और इंडिया और नेपाल के बीच में ये दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, दोनों बिहार में। ये पहला रक्सौल में, दूसरा जोगबनी में। उसके अलावा इंडिया और नेपाल के बीच में पहली बार ऑयल पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन किया गया है। वो मोतिहारी बिहार और नेपाल के अमलेखगंज के बीच में। बस इतना ही फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया नेपाल क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन जो है नेपाल के आर्म्ड पुलिस फोर्स के बीच में होगा और इंडिया के सशस्त्र सीमा बल के बीच में होगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के बॉर्डर के अलॉन्ग कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेस इंडिया वर्ड यूज़ नहीं करता है, CAPF करता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो कौन से बॉर्डर के अलॉन्ग कौन से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान के अलॉन्ग है BSF, चाइना बॉर्डर के अलॉन्ग है ITBP, डेट इज़ इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस। फिर नेपाल और भूटान के अलॉन्ग होते हैं SSB, सशस्त्र सीमा बल। म्यांमार बॉर्डर के अलॉन्ग होते हैं असम राइफल्स। और फिर बांग्लादेश बॉर्डर के अलॉन्ग भी होते हैं जो पाकिस्तान के अलॉन्ग होते हैं, दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। और उसके अलावा जो इंडियन कोस्ट है वहाँ पे 3 लोग गार्ड करते हैं। कोस्टल पुलिस भी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, फिर एक कोस्टल गार्ड्स भी होते हैं, और उसके अलावा डेफिनेटली नेवी भी हेल्प करती है इन गार्डिंग द कोस्टल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। नेपाल चाइना इंक रोड कनेक्टिविटी डील
तो चाइना के प्रेसिडेंट नेपाल गए थे, तो एक ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से रिलेटेड डील फाइनलाइज हुई है। तो ट्रांस हिमालयन जो रोड कनेक्टिविटी डील है वो चाइना और नेपाल के बीच में है, और ये अबोर का पार्ट होगा। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना है उसका ये पार्ट होगा। उसके अलावा इंडिया श्रीलंका देख लेते हैं। तो हाल में ही जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्से, वो इंडिया आए थे, और जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो डील साइन हुई कि महिंदा राजापक्सा आस्क्ड इंडिया टू डिफर डेट पेमेंट फॉर 3 years सो डैट द कंट्रीज कैन फॉलो सूट। बस इतना ही पता होना चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और ये पता होना चाहिए आपको कि इंडिया साइंड MOUs टू डेवलप ट्रेन कोमाली पोर्ट एंड ऑयल टैंक फार्म्स। तो ट्रेन कोमाली पोर्ट जो श्रीलंका का है वो इंडिया डेवलप करेगा। तो ये MOU साइन हुआ है, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके अलावा एक इंडिया जापान एग्रीमेंट हुआ है, जॉइंट इंडिया जापान एग्रीमेंट की दोनों मिलके श्रीलंका का मताला एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे। उसके अलावा इंडिया मालदीव से बस आपको न्यूज़ में ये आया था कि इंडिया एंड मालदीव्स रिसेंटली साइंड 5 MOUs फॉर एस्टैब्लिशिंग द अड्डू टूरिज्म जोन इन 5 आइलैंड्स ऑफ अड्डू अटोल। एटोल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है। तो अड्डू एटोल है जो टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है। तो इंडिया और मालदीव्स ने MOU साइन किया है कि उस एटोल को डेवलप किया जाए, साथ कि मालदीव्स में टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, क्योंकि टूरिज्म क्या है कि मालदीव्स का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, म्यांमार में डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार विजिटेड इंडिया रिसेंटली, लेकिन कुछ मेजर आउटकम यहाँ पे नहीं आया था। बस जो मेन चीज़ जो न्यूज़ में है कि रोहिंग्याज का जो इशू है, और रोहिंग्याज वहीं पे पाए जाते हैं, वो वहाँ म्यांमार में उनके पास सिटीजनशिप नहीं है, और काफ़ी वायलेंस होता है रोहिंग्याज और मिलिट्री के बीच में। और वो रोहिंग्याज म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो न्यूज़ में था, श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि डेफिनेटली देयर शुड बी रिवाइवल ऑफ सार्क फॉर अ बेटर रीजनल इंटीग्रेशन। और हुआ क्या था कि 2016 में उरी और पठानकोट अटैक जब हुआ था, उसके बाद तब से सार्क की मीटिंग हुई नहीं है, क्योंकि वेरियस कंट्रीज़, इंडिया ने और वेरियस सार्क मेंबर्स ने पाकिस्तान को कंडम करने के लिए, पाकिस्तान के इस एक्ट को कंडम करने के लिए डेफिनेटली सार्क को साइडलाइन में ही रख दिया है। तो सार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सार्क के विद इन, दैट इज साफ्ता, जो 2006 में साइन हुआ था। लास्ट सार्क समिट जो होनी थी पाकिस्तान में 2016 में, वो हो नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ पठानकोट एंड उरी अटैक्स। और टोटल 8 कंट्रीज़ है इसमें। वो कंट्रीज़ बस आपको पता होने चाहिए। अफगानिस्तान भी है बेसिकली, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। हेडक्वार्टर जो इसका है वो नेपाल में है, दैट इज़ इन काठमांडू। और टोटल 8 कंट्रीज़ है। 1985 में ये फॉर्म हुआ था। उसके अलावा आपको बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। तो मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको ये पता होना चाहिए इंडिया मेंबर है कि नहीं, कौन कौन कंट्रीज़ मेंबर हैं इसके, और ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया था, कुछ मेजर इनिशिएटिव या कुछ मेजर एग्रीमेंट्स कुछ साइन हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो एक BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है, इसका सार्क से कोई लेना देना नहीं है। BBIN इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। फुल फॉर्म से आपको कंट्रीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो इनमें मोटर व्हीकल्स का टू एंड फ्रो मूवमेंट काफ़ी आसानी से हो सके, उसके लिए BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट था। तो अभी तक ये एग्रीमेंट फाइनली साइन नहीं, मतलब साइन नहीं हो पाया। रीज़न बीइंग कि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। हुआ क्या कि भूटान के पार्लियामेंट ने इस एग्रीमेंट को साइन करने से, पास करने से मना कर दिया। तो अभी भूटान इज़ टोटली आउट ऑफ दिस मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। तो डेफिनेटली अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो कौन कौन कंट्रीज़ हैं वो आपको नाम से ही पता चल रहा है, और अभी भूटान के पार्लियामेंट ने इसको पास नहीं किया। बस इतना ही न्यूज़ में था, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो जो मेजर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चाइना के अबोर के बारे में आपको पता होगा। उसके अलावा एक सीपेक है जो अबोर का ही पार्ट है, जो चाइना के कासघार से लेके फिर इंडिया के POK से पास होते होते फिर वो पाकिस्तान के गवादर तक जाता है। दैट इज़ कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके अलावा एक इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्पेशली डेवलपमेंट के लिए 2 प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज़ कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, वो कलकत्ता से यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर इसका YC वो म्यांमार के सितवे पोर्ट तक जाएगा। उसके बाद फिर म्यांमार से होते होते कुछ पार्ट उसका रिवर्स में भी है, फिर फाइनली ये इंडिया के मिजोरम स्टेट तक जाएगा। तो दिस इज़ कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। उसके अलावा एक ट्राइलेटरल हाईवे भी है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड
IMT कॉरिडोर, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, वो इंडिया के मणिपुर के मोरे नाम की जगह से स्टार्ट होगा, फिर म्यांमार जाएगा, फिर फाइनली थाईलैंड जाएगा। वियतनाम ये प्रपोज कर रहा था कि उसको वियतनाम तक एक्सटेंड करना चाहिए, लेकिन फाइनली अभी तक वो डिसीजन लिया नहीं गया है। उसके अलावा बिम्स्टेक भी न्यूज़ में था, तो बिम्स्टेक के बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिक इसका हिस्ट्री क्या रहा है। हाल में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सेकंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हुआ था 2020 में, जिसका मेन फोकस था प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज साइट्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। स्टार्टिंग में जो कंट्रीज थे वो धीरे धीरे बढ़ते गए। पहले क्या था कि केवल कुछ कुछ कंट्रीज थे, धीरे धीरे बढ़ते गए, और कौन कितने कितने कंट्रीज हैं वो आपको नाम से क्लियर हो जाएगा। बी से टोटल 2 कंट्रीज हैं, डेट इज़ भूटान एंड बांग्लादेश। आई से इंडिया है, एम से म्यांमार है, एस से श्रीलंका है, टी से थाईलैंड है, उसके अलावा एक और कंट्री है एन से नेपाल। तो आपको यही फुल फॉर्म से पता चल जाएगा कौन कौन कंट्री है। तो कौन कौन कंट्री में वो पता चल गया। 1997 में ये स्टार्ट हुआ था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, और फाउंडिंग मेंबर्स केवल बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड था। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, वो आपको पता होना चाहिए। इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में है, और बस ये इतने चीज़ें आपको पता होने चाहिए, इतने सारे फैक्ट्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। चाटोग्राम पोर्ट बांग्लादेश में है, अब इंडिया भी उसको यूज़ करेगा फॉर टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ गुड्स। मोंगला पोर्ट भी वही बांग्लादेश में है, दोनों न्यूज़ में एक साथ ही आए थे। फेनी रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया। पेट्रापोल बेनापोल क्या है, ये भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। पेट्रापोल वेस्ट बंगाल में है, और बेनापोल जो है वो बांग्लादेश में है, तो वहाँ भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। और जोगबनी में अभी तो बताया मैंने कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना है, जो इंडिया और नेपाल के बीच में सेकंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। मोरे से ट्राइलेटरल हाईवे स्टार्ट होता है। वागा के बारे में आपको पता ही होगा। मोतिहारी अमलेखगंज में साउथ एशिया का पहला ऑयल पाइपलाइन कॉरिडोर बना है, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ट्रिनकोमाली पोर्ट, कोलंबो पोर्ट, ये सब आपको मैंने बताया। रखाइन स्टेट रोहिंग्यास के लिए फेमस है। उसके अलावा ओखौरा त्रिपुरा में है, और वहाँ पे भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन रहा है। उसका अड्डू एटॉल मालदीव्स में है। उसके बाद बसार 4 आइलैंड न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप है रोहिंग्यास के लिए, तो इसलिए वो न्यूज़ में है। उसके अलावा देख लेते हैं अब साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के बारे में। तो डेफिनेटली अभी अब इंडिया एशियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका रिव्यू होना है। इंडिया और एशियान के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो केवल गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, जो अभी तक फाइनली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो केवल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, और गुड्स के लिए डेफिनेटली वो इंप्लीमेंट हो रहा है। वो साइन हुआ था 2009 में, मतलब गुड्स के लिए अभी वर्क कर रहा है, सर्विसेज के लिए केवल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जो गुड्स के लिए जो FTA था इंडिया और एशियान के बीच में, वो साइन हुआ था 2009 में। तो टोटल लगभग 10 साल इसके पूरे हो चुके हैं। एशियान के कौन कौन मेंबर्स हैं डेफिनेटली वो आपको पता होना चाहिए। 10 मेंबर्स हैं। कौन कौन मेंबर हैं आपको डेफिनेटली पता होगा, नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप ये गूगल सर्च कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया एशियान में, इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट फेस करता है एशियान के अगेंस्ट। ट्रेड डेफिसिट उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन वो 10 to 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। उसके अलावा RCEP एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो RCEP के बारे में आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन 16 कंट्रीज़ हैं, और इंडिया डेफिनेटली हैज़ बैक्ड आउट ऑफ RCEP। तो जो 16 कंट्रीज़ हैं, दे आर एशियान के जो 10 कंट्री वो तो हैं ही, साथ में इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो 15 कंट्री ने साइन किया, इंडिया ने बैकआउट किया। क्यों बैकआउट किया? तो डेफिनेटली जो मेजर रीज़न था कि इंडिया का काफ़ी ट्रेड डेफिसिट है वेरियस कंट्रीज़ के साथ, एशियान कंट्रीज़ के साथ भी है, साथ में चाइना के साथ तो 51 बिलियन डॉलर्स का है। उसके बाद सर्विसेज में जो इंडिया चाह रहा था वैसा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में साइन नहीं हो पा रहा था। फिर वो लोग ट्रिप्स प्लस मेजर्स के लिए भी काफ़ी फोकस कर रहे थे, तो इंडिया भी डेफिनेटली उस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। ट्रिप्स प्लस इज़ बियॉन्ड ट्रिप्स, ट्रिप्स इज़ रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके अलावा बस ये न्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि एशियान रिसेंटली अडॉप्टेड द एशियन आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, मैरीटाइम कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एंड अदर पॉसिबल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के बारे में। तो और ये जो समिट हुई थी ये बैंकॉक में हुई थी मेरे ख्याल से, जो इंडिया एशियान की हुई थी, जहाँ पे RCEP एग्रीमेंट के बारे में भी बात हुई, जहाँ पे इंडिया बैकआउट किया। हाँ, बैंकॉक में ही हुई थी ये। तो
उसके अलावा एक ईस्ट एशिया समिट भी होता है। ईस्ट एशिया समिट में जो आरसीपी के जो मेंबर्स हैं वो भी हैं, साथ में रसिया और यूएसए भी इसका पार्ट है। ये रिसेंटली इंडिया होस्टेड द ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस इन चेन्नई। फिर इंडिया साउथ कोरिया के बारे में कुछ ऐसा खास न्यूज़ में नहीं है। बस साउथ कोरिया की एक न्यू साउदर्न पॉलिसी है जो इंडिया पे फोकस करती है, केवल इंडिया पे नहीं, इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड है। उसके अलावा इंडिया जापान के बीच में आपको पता होना चाहिए कि 2+2 डायलॉग होता है, तो बस यही न्यूज़ में था। इंडिया 2+2 डायलॉग 3 कंट्रीज़ के साथ करता है। सबसे पहला कंट्री था जापान, उसके बाद यूएस के साथ भी करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है। उसके अलावा इंडियन ओशन डायलॉग, जो छठा इंडियन ओशन डायलॉग हुआ था न्यू दिल्ली में, बस आपको ये पता होना चाहिए। इंडियन ओशन डायलॉग जो होता है डैट इज़ इनिशिएटिव ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंडियन ओशन को जो टच करते हैं जो कंट्रीज वो उसके मेंबर्स हैं। टोटल 22 मेंबर्स हैं, तो ये सब इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। जहाँ जहाँ इंडियन ओशन टच होता है वो सारे मेंबर कंट्रीज ऑफ IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। दो ये इंडियन ओशन को टच करता है पाकिस्तान, लेकिन मेंबर नहीं है IORA का। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का 10वां अभी मिनिस्टेरियल मीटिंग हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। तो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में टोटल 6 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। चाइना इसका पार्ट नहीं है। मेकोंग रिवर चाइना से भी फ्लो करती है, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है। साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट के बारे में तो आपको पता ही होगा, बस केवल ओवरऑल एक व्यू देख लेते हैं। तो रफली ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है यही है 9 डैश लाइन, और इतना पूरा चाइना क्लेम करता है। बीच में काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड हैं चाइना और डिफरेंट ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में, जैसे स्प्रैटली आइलैंड है, पैरासिल आइलैंड है, स्कारबोरो सोल है। तो स्कारबोरो सोल है डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। पैरासिल आइलैंड से डैट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन China and Vietnam. Spratly Island is also disputed between China and Vietnam. तो ये सब आइलैंड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ये 9 डैश लाइन है, ये सब आइलैंड्स है डिस्प्यूटेड बिटवीन दीज कंट्रीज एंड चाइना। पैरासिल आइलैंड्स, स्कारबोरो सोल, स्प्रैटली आइलैंड्स। UN क्लॉज के अंडर जो एक ट्राइब्यूनल की रूलिंग आई थी कि साउथ चाइना सी जो डिस्प्यूट है उसमें चाइना का कोई रोल नहीं होना चाहिए, चाइना का कोई क्लेम नहीं होना चाहिए, तो उस रूलिंग को भी डेफिनेटली चाइना ने दरकिनार कर दिया, नहीं माना उसको। और ये काफ़ी न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि रफली 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड साउथ चाइना सी के थ्रू होता है, यहीं से शिप्स गुजरते हैं। तो अगर ये चाइना कंट्रोल करने लगेगा तो डेफिनेटली दैट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर द वर्ल्ड ट्रेड। तो एक लंबा रूट लेना पड़ेगा जिसके चलते कॉस्ट ही बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा फॉर ट्रेड। UN क्लॉज एक कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, तो आपको बस रेंज पता होना चाहिए। फ्रॉम continents up to 12 nautical miles is the territorial part of the ocean, और उसके next 12 nautical miles is called the contiguous zone, और उसके बाद from the baseline to 200 nautical miles that is exclusive economic zone। उसके अलावा ओसाका जापान में 14th G20 समिट हुई थी, तो बस फैक्चुअली आपको पता होना चाहिए, बाद बाकी तो सारा कवर्ड हो ही गया होगा। फिर हांगकांग में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था क्योंकि चाइना ने एक एक्स्ट्राडिशन बिल पास किया था, जिसके तहत ये होता कि चाइना फोकस कर रहा था कि कोई भी अगर हांगकांग में प्रोटेस्ट करता है तो उसको आसानी से एक्स्ट्राडाइट कर ले मेनलैंड चाइना में, और फिर काफ़ी उसको कड़ा पनिशमेंट दिया जा सकेगा। क्योंकि अभी के प्रेजेंट प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई क्राइम करता है हांगकांग में तो उसको सज़ा होती है हांगकांग के लॉज के मुताबिक, ना कि चाइना के लॉज के मुताबिक। उसके अलावा इंडिया रसिया के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, उसी तरह इंडिया और रसिया के बीच में भी होता है। तो ये जो इंडिया और रसिया के बीच में स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग था, ये सेकंड ऐसा इनिशिएटिव था, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, और डेफिनेटली इंडिया के साइड से नीति आयोग ने पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा एक रसियन फॉरेस्ट डेफिनेटली पॉलिसी है इंडिया की भी कि रसिया के फॉरेस्ट रीजन को डेवलप किया जाए। डेफिनेटली ये पॉलिसी तो रसिया की है और इंडिया हेल्प कर रहा है उस पॉलिसी में। रसिया का जो फॉरेस्ट वाला जो रीजन है वो काफ़ी ठंडा रहता है, उतना डेवलप्ड भी नहीं है, तो डेफिनेटली रसिया चाहता है कि वो रीजन डेवलप हो, और इंडिया भी डेफिनेटली $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया था इन डेवलपिंग द फॉरेस्ट रीजन ऑफ रसिया।
और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, ये व्लादिवोस्तोक में हुआ था। व्लादिवोस्तोक भी रसियन फॉरेस्ट में ही पड़ता है। रसियन फॉरेस्ट इस रीजन को कहते हैं। वहाँ पे ऑयल के काफ़ी डिपॉजिट्स हैं। उसके अलावा एक पावर ऑफ साइबेरिया प्रोजेक्ट साइन हुआ था चाइना और रसिया के बीच में, और यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन डेवलप की जाएंगी रसिया और चाइना के बीच में। तो ये मैप रहा, रसिया से स्टार्ट होगा फिर ये चाइना जाएगा, मंगोलिया के थ्रू नहीं जाता है ये। उसके अलावा इंडिया सेंट्रल एशिया के बारे में भी कुछ आपको बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो 2012 में इंडिया ने एक अपनी पॉलिसी लॉन्च की थी, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। और जो मेजर जो हैपनिंग्स हुए हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में, वो पहला तो ये कि इंडिया एससीओ का पार्ट है, दैट इज़ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं। इंडिया पाकिस्तान 7th और 8th मेंबर बने थे। उसके अलावा बहुत ही कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो मुंबई से स्टार्ट होगा और रसिया तक जाएगा। तो वो भी डेफिनेटली अभी बातें चल रही हैं, तो वो भी डेफिनेटली उससे भी इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में रिलेशंस काफ़ी डेवलप होगा। फिर असगबत एग्रीमेंट है, ये भी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर से रिलेटेड है और इंडिया भी इसका पार्ट है। इंडिया इसका इनाग्रल मेंबर नहीं था, लेटर ऑन ज्वाइन किया है। तो इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, फिर ईरान है, इंडिया है, पाकिस्तान है और ओमान है। उसके अलावा एक तापी पाइपलाइन का भी इनिशिएटिव था, जो तुर्कमेनिस्तान के गालकिन्स फील्ड से स्टार्ट होगी, फिर अफगानिस्तान जाएगी, फिर पाकिस्तान जाएंगी और फिर इंडिया आएगी। तो ये सब मेजर एक्टिविटीज़ हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। उसके अलावा एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है। रसिया चाहता है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में अभी जो मेंबर्स हैं वो 5 मेंबर्स हैं, रसिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान। इनके बीच में एफटीए साइन है। इंडिया चाहता है कि इंडिया भी इसका पार्ट बन जाए। तो क्या होगा कि इन 5 कंट्री के साथ इंडिया का भी एफटीए हो जाएगा, तो इंडिया का भी ट्रेड बढ़ेगा और डेफिनेटली वो इंडिया और रसिया के बीच में भी ट्रेड रिलेशंस को डेवलप करेगा। इंडिया और रसिया का टारगेट भी अभी रफली जो ट्रेड होता है वो बाय डायरेक्शनल ट्रेड रफली $15 बिलियन का होता है। तो 2025 तक टारगेट है कि इसको $15 बिलियन से $30 बिलियन तक ले जाना है। तो उतना दोगुना ट्रेड बढ़ाने के लिए 2 मेजर फोकस एरिया होना चाहिए। एक एफटीए डेवलप होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने चाहिए, और दूसरा एक ट्रांजिट कॉरिडोर या मल्टी मॉडल कॉरिडोर्स होने चाहिए, जिसके चलते काफ़ी कम लॉजिस्टिक कॉस्ट लगे। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अगर डेवलप होता है और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए साइन होता है, देन डेफिनेटली दैट विल हेल्प इन बूस्टिंग द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रसिया। उसके अलावा इंडिया और सऊदी अरेबिया में बस ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने अटेंड किया था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव हेल्ड इन रियाद। अब सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसकी जो मेजर अर्निंग्स होती है वो ऑयल से होती है, लेकिन वो फ्यूचर में वो ऑयल पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। सऊदी अरेबिया को डेफिनेटली डाइवर्सिफाई करना होगा अपने एक्सपोर्ट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, तो वो करना चाहता है। उसी के लिए सऊदी अरेबिया ने फॉर्म किया है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। तो उसमें इंडिया को भी बुलाया, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और वो इनिशिएटिव रिसेंटली हुआ था रियाद में। और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाई गई है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। जैसे एक 2+2 डायलॉग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर 2+2 डायलॉग इंडिया किसी कंट्री के साथ कर रहा है, डैट मीन्स कि इंडिया का उस कंट्री के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। उसी तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल होती है, उसमें भी इंटर मिनिस्टेरियल काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन होता है। तो डेफिनेटली इससे ये पता चलता है कि इंडिया सऊदी अरेबिया दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में देयर इज़ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। काफ़ी एरियाज़ होते हैं, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट, जो इस पर फोकस किया जाता है इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। इंडिया हेल्प कर रहा है पैलेस्टीन को एक पैलेस्टीन इंडिया टेक्नो पार्क बनाने में। तो बस आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। इसराइल और पैलेस्टीन का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में मैं यहाँ पे अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए। और उसके अलावा इंडिया ईरान का देख लेते हैं एस्पेक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है इंडिया, और अभी इट इज़ जॉइंटली बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान फॉर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। चाबहार पोर्ट पर्सियन गल्फ में नहीं पड़ता है। आपको लगेगा कि चाबहार पोर्ट ईरान है, ईरान पर्सियन गल्फ से सटा है, तो डेफिनेटली वो पर्सियन गल्फ होगा, नहीं, वो गल्फ ऑफ ओमान में पड़ता है।
गल्फ ऑफ ओमान के कॉन्टेगो से। होता क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे यूएई का टिप है, यूएई का टिप के लेफ्ट में यहाँ पे पर्सियन गल्फ है, राइट में गल्फ ऑफ ओमान स्टार्ट हो जाता है। चाबहार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान में आता है। तो मैप वर्क में यूपीएससी आपको फंसा सकता है इस एस्पेक्ट पे। उसके अलावा जो चाबहार पोर्ट है वो गवादर पोर्ट के भी काफ़ी नज़दीक है, तो गवादर पोर्ट में सीपेक वहाँ पे एंड होता है। तो डेफिनेटली इंडिया को भी एक हेल्प मिल सकती है चाइनीज़ एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए। कर्ड्स भी न्यूज़ में थे, तो कर्ड्स पाए जाते हैं मिडिल ईस्ट में, वो ईरान में भी मिलते हैं, इराक में भी मिलते हैं, सीरिया में भी मिलते हैं, टर्की में भी मिलते हैं। तो डेफिनेटली ये वाला एस्पेक्ट है। और डेफिनेटली अब काफ़ी और कर्ड्स का कोई मतलब इंडिपेंडेंट कोई कंट्री नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री भी डिमांड करते हैं। टर्की में उनको काफ़ी दबा के रखा जाता है, लेकिन सीरिया या इराक में उनको एक ऑटोनॉमस रीजन बना दिया गया है, थोड़ी सी लिबर्टी उनको दे दी गई है। उसके अलावा इदलिब सीरिया में है, बस ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़ में जो जो प्लेसेस आते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपीएससी उस पर फोकस करता है। तो चाबहार ईरान में आपको पता है इंडिया वहाँ पे पोर्ट डेवलप कर रहा है, गवादर पाकिस्तान में, इदलिब सीरिया में है। फिर उसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्ड्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। जिद्दा सऊदी अरेबिया में है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। फिर जरांश दिलाराम हाईवे जो है वो अफ़गानिस्तान में है, इंडिया उसको डेवलप कर रहा है। फिर जाहिदान ईरान में है, बस आप फैक्चुअली देख सकते हैं। दोहा कतर में, क्योंकि दोहा में ही यूएस और तालिबान के बीच में अभी पीस डील साइन हो रही थी। फिर बाकू अजरबैजान में, वहाँ पे अभी 18वां नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट हुआ है, नाम का समिट 18वां बाकू अजरबैजान में हुआ है। उसके अलावा एक हाजिगक माइंस है, वो आयरन की माइंस है अफगानिस्तान में, इंडिया वहाँ पे माइनिंग करता है। फिर एक दुकम पोर्ट है ओमान में, तो इंडिया हैज़ गॉट एक्सेस टू दिस पोर्ट फॉर मिलिट्री यूज़। दुकम पोर्ट है ओमान में। उसके अलावा बस न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट है कि हाल में ही अफ्रीकन यूनियन ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लॉन्च किया है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक लिबिया समिट है, वेरियस कंट्रीज़ जैसे रसिया, अल्जीरिया, टर्की, इजिप्ट, यूएई, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, चाइना, यूएस, ये सब मिलके लिबिया समिट होल्ड किए कि अब लिबिया का फ्यूचर कैसे होगा, वहाँ स्टेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है। तो पहले वो गद्दाफ़ी रूल था लिबिया, उसके बाद गद्दाफ़ी वहाँ से हटाए गए, फिर अरब स्प्रिंग आता है, तो डेफिनेटली उसके बाद काफ़ी ज़्यादा केओस है और इनस्टेबिलिटी है लिबिया में। तो लिबिया के फ्यूचर से रिलेटेड ये पर्टिकुलर समिट हुआ था। उसके बाद ट्रंप यहाँ पे इंडिया आए थे, जैसे मोदी वहाँ पे गए थे यूएसए टेक्सास में, हाउडी मोदी इवेंट हुआ था, वैसे ही नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था यहाँ गुजरात में। और फिर उसके अलावा कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है, तो ये एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट था। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिफेंस डील्स भी हुई हैं, तो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स और अपाचे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड डील्स हुई थी, इंडिया कुछ खरीदेगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सी हॉक हेलीकॉप्टर्स और अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडिया यूएसए से खरीदता है। एक ब्लू डॉट नेटवर्क है, यूपीएससी यहाँ पे फोकस कर सकता है। तो ब्लू डॉट नेटवर्क जो है उसमें वो स्टार्ट किया गया है यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा। अब इंडिया भी इसका पार्ट बन सकता है, लेकिन अभी तक इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ब्लू डॉट नेटवर्क का काम क्या है कि वेरियस मल्टी मॉडल कॉरिडोर्स वर्ल्ड में बनाए जाते हैं, चाइना बना रहा है और डिफरेंट कंट्रीज भी बना रहे हैं। कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, आईएमटी कॉरिडोर्स है, तो उनकी ये ऑडिटिंग और उनकी रैंकिंग करेगा, उनका ये बताएगा कि डेफिनेटली कि कितना ज़्यादा वो बेनिफिशियल है या फिर कितना ज़्यादा वर्थ इट है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस चीज़ को मतलब बेसिकली ये ऑडिट करेगा कि ये सारे जो कॉरिडोर्स हैं या फिर ये सारे जो नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स की, उनकी इफेक्टिवनेस कैसी है या कैसी होगी, मतलब सर्टिफाई करेगा। तो ये काम इनका क्या है। और 3 कंट्री हैं यहाँ पे, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इंडिया अभी तक इसका मेंबर नहीं बना है, इंडिया चाहता है इसका मेंबर बनने के लिए। फिर इंडिया यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग हुए थे, तो 2+2 डायलॉग किसके किसके बीच में इंडिया होल्ड करता है, किस कंट्री के साथ। सबसे पहले जापान के साथ करता था, अब ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों के साथ करता है। 2+2 डायलॉग में दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं।
इंडिया और यूएसए के बीच में एक डीटीटीआई है रिगार्डिंग डिफेंस, दैट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। तो यूपीएससी डायरेक्टली यही पूछ सकता है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव इंडिया किस कंट्री के साथ साइन किया, तो दैट इज यूएसए। क्योंकि यूपीएससी फोकस भी करता है, जैसे जीडीपीआर के बारे में पूछ लिया कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन किसका है, तो ईयू का था। फिर इवन ये भी पूछ लिया कि डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी किसका है, तो वो भी ईयू का था। इवन ये भी पूछ लिया कि इंडिया किस कंट्री के साथ बीटीआईए साइन करेगा, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, तो वो भी ईयू के साथ साइन कर रहा था। तो ये सब एस्पेक्ट टर्म्स पे यूपीएससी फोकस करता है, तो आपको पता होना चाहिए डीटीटीआई इंडिया और यूएसए के बीच में डिफेंस से रिलेटेड डील्स है। यूएसए ने इंडिया को नेटो एलाय लाइक स्टेटस देने की बात की। उससे क्या होगा कि यूएसए काफ़ी ज़्यादा डिफेंस के प्रोडक्ट्स इंडिया को बेच पाएगा, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प इन बूस्टिंग द डिफेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया ना ही नेटो का मेंबर है ना ही नेटो एलाय है, लेकिन जस्ट यूएसए ने इंडिया को नेटो एलाय लाइक स्टेटस दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नेटो एलाय नहीं है, एलाय लाइक स्टेटस मिला है इंडिया को। उसके अलावा एक बेका एग्रीमेंट, दैट इज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अभी तक साइन नहीं हुआ है लेकिन साइन होना है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। अब इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि इंडिया यूएसए के बीच में एक लेमोआ एग्रीमेंट साइन हुआ था, दैट वाज रिगार्डिंग लॉजिस्टिक एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। उसके बाद एक कॉमकासा एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट था, वो भी इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुआ था। उसके अलावा एक बेका एग्रीमेंट है, ये अभी तक साइन नहीं हुआ है लेकिन बातें चल रही है। बेका एग्रीमेंट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ जियो स्पेशियल डेटा, जो सेटेलाइट से रिलेटेड जो डेटा होगा स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ मिलिट्री, वो सारा डेटा भी इंडिया और यूएसए एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अगर ये एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए एक दूसरे के साथ साइन करते हैं। द एग्रीमेंट इज बेका एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यह एक्सचेंज किसका होगा, जियो स्पेशियल डेटा का। क्वाड ये एक ग्रुपिंग है 4 कंट्रीज का, नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ पे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। और न्यूज़ में हाल फिलहाल में आया था लेकिन ये बना 2007 में था, और मेजर इसका फोकस रहेगा चाइना को काउंटर करना। उसके अलावा इंडिया आउट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, अब डेफिनेटली इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री ही है, लेकिन क्या है कि यूएसए का एक एक्ट है, दैट इज यूएसएज ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। उसमें यूएसए वेरियस कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस देता है। अगर यूएसए उन कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस देता है तो उन कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है यूएसए के साथ ट्रेड करने में, काफ़ी बेटर एक्सेस मिल जाता है, कम ही कस्टम ड्यूटी लगाता है यूएस उन कंट्री पे। तो डेफिनेटली जिस कंट्री को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिल जाता है बाय यूएसए, तो उन कंट्रीज़ के लिए ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि यूएसए अब कम कस्टम ड्यूटी लगाएगा उन कंट्रीज़ के ऊपर। तो अब इंडिया को डेफिनेटली उस लिस्ट से बाहर कर दिया है, तो डेफिनेटली इंडिया को के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडियन गुड्स के ऊपर अब ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाए जाएंगे यूएसए के द्वारा। तो डेफिनेटली यूएसए चाहता है कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना। इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस में है, तो उस सरप्लस को यूएसए कम करना चाहता है, तो इसलिए इंडिया को आउट ऑफ दिस लिस्ट कर दिया है। सो इंडिया इज़ आउट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लिस्ट। केवल यूएसए ने आउट किया है, जिसके चलते यूएस चाहता है कि जो ट्रेड सरप्लस इंडिया एंजॉय करता है वो सरप्लस कम हो जाए। H1B, H4, L1 वीज़ाज़ वो इंडिया इंडियंस, मतलब ये जो वीज़ाज़ जो हैं बेसिकली ये यूएसए देता है, और इंडियंस के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाता है अगर इसके रूल्स काफ़ी हार्श कर दिए जाते हैं। तो बस इतना पता होना चाहिए कि H1B, H4, L1 वीज़ाज़ ये सब यूएस देता है। अब सबके बीच में डिफरेंस क्या है उतना यहाँ पे ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी नहीं पूछेगा तो आप पढ़ के भी आपको याद नहीं रहने वाला है, कुछ ऐसा नहीं है। बस हाँ ये बता देता हूँ कि H1B वीज़ा जो है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, ये इमिग्रेंट वीज़ा नहीं है। उसके अलावा इंडिया यूके के बीच में बस इतना, आप ये न्यूज़ देख लीजिए कि 13th मीटिंग ऑफ इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी जेटको वाज हेल्ड रिसेंटली इन लंदन। बस ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ ज़्यादा ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछने वाला है। आप पूछने वाला भी है तो सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इस तरह तो मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ होगा जो पढ़ने का सेंस नहीं बनता है। मैं अगर नहीं बता रहा हूँ उसका एक रीज़न है कि जो नहीं स्किप कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वैसी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो 1000 चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट होगी, तो
आपको एक बेटर आउटपुट नहीं मिलेगा जितना आप इनपुट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर फोकस करने का सेंस नहीं बनता है। इंडिया जर्मनी में कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ में नहीं था, आप छोड़ सकते हैं। फ्रांस के साथ भी बस कुछ ऐसा नहीं था जो न्यूज़ में था। हाँ, इंडिया फ्रांस के बीच में लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है। काउंसिल ऑफ यूरोप भी कुछ न्यूज़ में नहीं है खास। इंडिया अब को एक नॉन परमानेंट सीट मिल जाएगी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ फ्रॉम 2021 इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। टोटल 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 2 साल के लिए बनते हैं। तो इंडिया भी 2021 और 22 के लिए रहेगा। और जो इलेक्शन होता है, तो टोटल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं उसके 2/3 मेंबर्स को रेटिफाई करना पड़ता है, और साथ में जो परमानेंट मेंबर है उनको वीटो नहीं करना है, तभी कोई कंट्री मेंबर बन सकता है, एक टेम्पररी मेंबर बन सकता है सिक्योरिटी काउंसिल का। और जो एक बार बन चुका है रिटायरिंग मेंबर, अगले साल के लिए फिर नहीं बन सकता है। रिटायरिंग मेंबर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, अब इंडिया इलेक्ट हो चुका है। 14 स्टेट्स उसके पार्ट हैं, उसमें इंडिया भी पार्ट है। यूएन जनरल असेंबली इलेक्टेड 14 स्टेट्स टू द यूएनएचआरसी, और करंटली इंडिया इज़ इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूएनएचआरसी। बस इतना पता होना चाहिए। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में आपको पता होगा, इंडिया काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। सबसे ज़्यादा इंडिया नहीं करता है, बांग्लादेश करता है, उसके बाद ही इंडिया आता है। और फिर और ज़्यादा कुछ न्यूज़ में नहीं है। उसके अलावा एक यूएन हैबिटेट है, इसका मेन काम क्या है बस वो पता होना चाहिए। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ फर्स्ट यूएन हैबिटेट असेंबली। यूएन हैबिटेट जो सिटी एरिया है उसको कैसे और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके, अर्बनाइजेशन को कैसे ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके, उस पर फोकस करता है। यूनाइटेड नेशंस का ही इनिशिएटिव है। उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी न्यूज़ में था, तो क्योंकि मतलब कुलभूषण जाधव केस के चलते, तो अब ये तीनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो सबसे पुराना जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, 1899 में बनाया गया था। सबसे नया है आईसीसी, जो रोम स्टैट्यूट के तहत बनाया गया था 2002 में। इंडिया रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी मेंबर नहीं है। ये जो आईसीजे है ये ऑफिशियल कोर्ट है यूनाइटेड नेशंस का, और आईसीसी जो है रोम स्टैट्यूट के तहत बना था, और ये प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को, और यहाँ पे कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और यहाँ पे आर्बिट्रेशन होता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आपको पता होगा कि आर्बिट्रेशन एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, फॉर्मल कोर्ट्स के तरह वो एक्ट नहीं करते हैं। तो इसी तरह परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ही है। ये आईसीजे जो है यूएन मेंबर स्टेट्स यहाँ पे इनके मेंबर्स हैं, यहाँ पे ये इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। रोम स्टैट्यूट भी आपको मैंने बता दिया। आईसीजे की रूलिंग बाइंडिंग होता है अपॉन द पार्टीज, अपॉन द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एक कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटीबीटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन एज इन कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर, क्योंकि इंडिया ने सीटीबीटी को साइन नहीं किया है। रीज़न क्या है? क्योंकि पाकिस्तान ने भी नहीं किया है। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, उन्होंने सीटीबीटी को साइन नहीं किया है। G20 समिट, जो 14th G20 समिट हुआ था वो ओसाका जापान में हुआ था। इंडिया भी G20 का मेंबर है। G7 का मीटिंग अभी फ्रांस में हुआ था। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। पहले G8 हुआ करता था, रसिया आउट हो गया G8 से, तो फिर वो G7 बन गया। रसिया आउट इसलिए हुआ था क्योंकि बाद बाकी सातों कंट्रीज़ ने उन्हें निकाल दिया था जब रसिया ने क्राइमिया को ऑक्युपाई किया था। उसके अलावा हाल में 11th ब्रिक्स समिट हुई थी ब्राज़ीलिया में, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो थीम था डैट वाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, और वहाँ पे अडॉप्ट किया गया ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन। ये स्टार्ट हुआ था 2001 में, उस समय 4 ही मेंबर थे। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर बन गया। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक है, 2014 में एग्रीमेंट साइन हुआ था। इनका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। उसके अलावा और एक बैंक है AIIB, डैट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। डेफिनेटली वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। फिर एक ब्रिक्स का एक कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है। तो ये जो NDBA लगभग वर्ल्ड बैंक जैसा फंक्शन करता है, और ये जो CRA वो लगभग
IMF जैसा फंक्शन करेगा कि वो BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे डेफिनेटली कंट्रीज़ को हेल्प करेगा। ये सब फोटालिंजा डिक्लेरेशन के तहत बनाए गए थे। फोटालिंजा में एक मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की। उसके अलावा एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन मेंबर्स हैं आपको पता होना चाहिए। रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। उसके अलावा इसमें 2 परमानेंट बॉडीज़ है। एक SCO का सेक्रेटेरिएट है जो बीजिंग में है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है बल्कि बीजिंग में है। और एक रैट्स है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, वो उसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। उसके अलावा नेटो भी न्यूज़ में था। इसका रिसेंटली 70th एनिवर्सरी था और मीटिंग हुआ था लंदन में। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये इशू उठा रहे थे कि USA इतनी फंडिंग देता है तो डेफिनेटली और भी कंट्रीज़ को ज़्यादा फंडिंग देनी चाहिए। तो ये सब के चलते टेंशन्स हो रहे थे US और डिफरेंट नेटो मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स, बेल्जियम में है। उसके अलावा कॉमनवेल्थ में टोटल 54 मेंबर्स हैं। तो और हाल में क्या हुआ था कि मालदीव्स बाहर निकला था, फिर फाइनली मालदीव्स ने भी ज्वाइन कर लिया है। लंदन डिक्लेरेशन इन 1949 के बाद फॉर्म हुआ था। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो ब्रिटिश के द्वारा रूल नहीं किए गए थे लेकिन कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो ब्रिटिश के द्वारा रूल किए गए थे फिर भी कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है। तो वैसे भी कंट्रीज है, बस आपको पता होना चाहिए। वो SSC टाइप के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा कंट्री है। लेकिन हाँ, UPSC इस पर नहीं फोकस करेगा। UPSC ये पूछ लेगा कि हाँ सारे कंट्रीज ब्रिटिश रूल थे जो कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं, तो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट गलत होगा। ओपेक कंट्रीज वैसे कंट्रीज़ हैं जो कार्टेल फॉर्म करते हैं सच दैट कि ऑयल प्राइस को बढ़ाया जा सके। तो इक्वाडोर उसका ओपेक से बाहर हो चुका है। तो कौन कौन मेंबर्स हैं बस आप ये देख लीजिएगा एक बार। वियना में इसका हेडक्वार्टर है और 1960 के बगदाद कॉन्फ्रेंस से ये फॉर्म हुआ था। और एक ओपेक प्लस 10 है। ओपेक में टोटल 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ओपेक प्लस 10 में टोटल 23 मेंबर कंट्रीज़ हैं। डेफिनेटली 10 कंट्रीज़ एक्स्ट्रा है। कौन 10 है वो जितना फोकस नहीं है। डेफिनेटली इंडिया उसका पार्ट तो नहीं है और रसिया उसका पार्ट है। तो डेफिनेटली ओपेक बार बार रसिया के साथ भी कार्टेल बनाना चाहता है। रिसेंटली भी रसिया और ओपेक मेनली सऊदी अरेबिया के द्वारा लीड किया जाता है। तो रसिया और सऊदी अरेबिया के बीच में प्रॉपर कार्टेल नहीं बन पा रहा था। तो डेफिनेटली वो काफ़ी 2 महीना पहले काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था। आर्टिक काउंसिल है, इंडिया वॉज री इलेक्टेड एज एन ऑब्जर्वर टू द आर्टिक काउंसिल। टोटल 8 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। 1966 में ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू ये फॉर्म किया गया था। और कौन कौन 8 स्टेट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। एंड दे आर कनाडा, डेनमार्क बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ फैरो आइलैंड्स। फैरो आइलैंड्स डेनमार्क का ही पार्ट है। फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रसिया है, स्वीडन है और यूनाइटेड स्टेट्स अलास्का के चलते हैं। उसके बाद मोदी जी यहाँ पे गए थे फर्स्ट इंडिया कैरिकॉम समिट इन न्यूयॉर्क में। कैरिकॉम समिट जो हुआ था वो कैरेबियन कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो बस ये पता होना चाहिए। ब्रेक्जिट हो चुका है तो आपको पता ही होगा। ब्रेक्जिट में पहले टोटल होने से पहले EU में टोटल 28 कंट्रीज उनके मेंबर्स थे EU के। अब ब्रेक्जिट होने के बाद 27 ही रह जाएंगे। ब्रेक्जिट जो हुआ था ये हुआ है अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द लिस्बन ट्रीटी। लिस्बन ट्रीटी 2007 में साइन हुई थी। और फिर उसके अलावा अभी क्या है कि UK तो बाहर निकल गया है, लेकिन इस साल के एंड तक अब देखते हैं कि UK बाद बाकी UK मेंबर कंट्रीज़ के साथ कोई ट्रेड डील साइन करता है कि नहीं। तो 1 साल तक जो EU के रूल्स हैं वो लगते रहेंगे UK पे भी, और UK पेमेंट भी करेगा 1 साल के लिए जो EU को देता था 1 साल तक के लिए टिल द ट्रांजिशन पीरियड इज़ ओवर। और उसके अलावा जितने भी EU से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन थे उससे अब उसका पार्ट अब UK नहीं रहेगा, लेकिन UK अभी भी एक का पार्ट रहेगा, डेट इज़ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अब कुछ डेफिनेटली UPSC ऐसे फंसा सकता है कि जितने भी EU के मेंबर कंट्रीज हैं सारे की करेंसी यूरो है, तो नहीं, यूरो नहीं है। इवन जब ब्रेक्जिट होने से पहले UK भी पार्ट था EU का, लेकिन UK में भी करेंसी यूरो नहीं चलती थी, वो लोग पाउंड स्टर्लिंग ही फॉलो करते थे। उसके अलावा ईरान USA स्टैंड ऑफ हुआ था, ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो
देख लेते हैं कि सबसे पहले इसको इसकी स्टोरी अच्छे से समझ लेते हैं राइट फ्रॉम द JCPOA एग्रीमेंट। अब हुआ क्या था कि P5+1 कंट्रीज, P5 मतलब परमानेंट 5 कंट्रीज जो हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, साथ में जर्मनी, उन्होंने एक डील साइन की थी, न्यूक्लियर रिलेटेड डील साइन की थी ईरान के साथ कि ईरान एक लिमिट के बाद इनरिचमेंट नहीं करेगा यूरेनियम का। फोकस ये था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना कर ले। तो ईरान ने हामी भरी थी, हाँ बोला था, और काफ़ी सारे सैंक्शंस को हटा लिए गए थे जो पहले इम्पोज थे रसिया के ऊपर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि उन्हें लगता है कि ईरान फिर भी डेवलप कर रहा था न्यूक्लियर वेपन्स, तो यूएसए हैज़ बैक्ड आउट ऑफ दैट एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट का नाम था JCPOA एग्रीमेंट, दैट इज़ जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो यूएसए हैज़ कम आउट ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो ईरान और यूएसए के बीच में ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा स्टेलमेट था, और डेफिनेटली फिर सैंक्शंस लगा दिए गए थे। तो ईरान और यूएसए के बीच में रिलेशंस तो ऐसे ही बहुत ख़राब थे। और हाल में क्या हुआ कि अभी कासिम सुलेमानी को मारा गया यूएसए के द्वारा, जिसके चलते क्या हुआ है कि ईरान और यूएसए के रिलेशंस और भी ख़राब हो गए हैं। अब कासिम सुलेमानी का इशू क्या हुआ था कि ईरान और यूएसए के बीच में रिलेशंस तो ख़राब थे, और तो इराक ऐसा कंट्री था जिसके ऊपर यूएसए भी चाहता है कि वहाँ पे उनका कंट्रोल हो, ईरान भी चाहता है मेरा भी वहाँ कंट्रोल हो। तो ईरान के बहुत सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स थे जैसे कताइब, हिजबुल्ला, वो सब वहाँ पे इराक में फंक्शन करते थे। और ईरान में यूएस का भी काफ़ी सारे मिलिट्री बेसेस हैं, 2 मिलिट्री बेसेस हैं, एक अल असाद के नाम का, एक अरबिल के नाम का है। तो हुआ क्या था कि कताइब हिजबुल्ला ने वहाँ पे मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया, तो एक सिविलियन, यूएस का एक सिविलियन मारा गया था। फिर डेफिनेटली यूएस ने भी स्ट्राइक्स किए, तो फाइनली कुछ कताइब हिजबुल्ला के लोग मारे गए। फिर कताइब हिजबुल्ला ने जो यूएस की एम्बेसी है इन इराक, वहाँ पे अटैक कर दिया। फिर इन रिटेलिएशन अब क्या किया, उन्हें पता था यूएस वालों को कि ईरान का काफ़ी रोल है, तो ईरान के जो एक काफ़ी रिवॉल्यूशनरी लीडर थे कासिम सुलेमानी, उन्हें मार दिया इराक में ही। तो कासिम सुलेमानी कहते हैं कि एक ईरान का एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, वो भी रफली एक आर्मी की तरह ही फंक्शन करता है। उसका एक विंग था कुड्स फोर्स, उनके हेड थे कासिम सुलेमानी, काफ़ी रिनाउंड फिगर थे ईरान में। तो उन्हें मार दिया गया यूएस के द्वारा इन इराक। तो इसलिए ईरान और यूएस के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टेलमेट बढ़ चुका है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अब मैप वर्क के एंगल से आपको पता होना चाहिए कि पर्सियन गल्फ को कौन कौन कंट्रीज टच करते हैं, और साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है बिटवीन पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, अरेबियन सी लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है। और यूएस तालिबान भी पीस एग्रीमेंट भी साइन होना था, ये दोहा में हो रहा था। फिर फाइनली तालिबान ने कुछ सारे अटैक्स किए, तो फाइनली ये पीस एग्रीमेंट भी अब नलीफाई हो चुका है। यूएस चाइना ट्रेड वार तो आप लोग न्यूज़ में इतना पढ़ ही चुके होंगे। तो डेफिनेटली हुआ क्या था कि एक्चुअली फोकस एरिया क्या था कि यूएस चाइना के बीच में यूएस काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट फेस करता है, तो वो ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहता था, जिसके चलते यूएस ने काफ़ी सारे कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ाया था। तो उसके चलते ट्रेड वार अब स्टार्ट हो गया था यूएस चाइना के बीच में। तो एक ट्रेड वार को एंड करने के लिए एक फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेड डील आप कह सकते हो साइन हुआ था यूएस और चाइना के बीच में जनवरी में ही। तो एक फाइनल एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हो पाया था। अब तो कोरोना वायरस का ही केस चल रहा है, ये एंड होता है तो उसके बाद देखते हैं कि अब कब साइन होता है, क्योंकि अगर ये वाला कोविड वाला इशू नहीं होता तो डेफिनेटली हो सकता है कि अभी सेकेंड और थर्ड फेज ऑफ ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड चाइना भी साइन हो जाता। अब मिडिल ईस्ट पीस प्लान ये यूएस ने प्रपोज किया है। अब है क्या कि इसराइल और पैलेस्टीन के डिस्प्यूट को देख लेते हैं। तो इसराइल और पैलेस्टीन डिमांड करता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, इसराइल भी एक स्टेट होना चाहिए और पैलेस्टीन भी एक स्टेट होना चाहिए। अब है क्या कि पैलेस्टीन का काफ़ी सारा एरिया को इसराइल ने डेफिनेटली कंट्रोल कर लिया है, वो उनके कब्जे में जा चुका है। तो अब डेफिनेटली पूरी दुनिया को भी पता है जो हो चुका है तो हो चुका है। पैलेस्टीन उस डेफिनेटली कंट्रोल्ड एरिया, इसराइल कंट्रोल्ड एरिया को तो वापस अपने आधिपत्य में नहीं ला सकता है। तो यूएस ने क्या प्लान प्रपोज किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि यूएस पैलेस्टीन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा। और साथ में प्रॉब्लम क्या है पैलेस्टीन के लिए कि 2 एरिया है, एक वेस्ट गाजा स्ट्रिप है और एक गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे, और एक वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक का नाम वेस्ट बैंक इसलिए है क्योंकि ये इट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ जॉर्डन रिवर। तो गाजा और वेस्ट बैंक दोनों कॉन्टिजुअस नहीं है, तो दोनों को
लिंक करने के लिए एक कैनाल, एक टनल भी डेवलप किया जाएगा ताकि लोग यहाँ से यहाँ जा सके। तो ये यूएस ने प्रपोज किया, तो ये पैलेस्टीन को फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली, लेकिन पैलेस्टीन ने इसको सपोर्ट नहीं किया। रीज़न बीइंग कि जो मेजर प्रॉब्लम क्या है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, कि पहला 1967 में जो वार हुआ था जिसके तहत इसराइल ने काफ़ी एरिया को हड़प लिया था, तो वो एरिया को वापस करे इसराइल पैलेस्टीन को, तो वो भी, उसके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं बोला। डेफिनेटली इसराइल तो करेगा भी नहीं वापस। और साथ में बहुत सेटलमेंट्स डेवलप कर लिए हैं इसराइल ने, तो उसके बारे में ये पीस डील कुछ बताता नहीं है। साथ में जेरूसलम के बारे में भी साइलेंट है। जेरूसलम को भी कंसिडर करेगा इसराइल का ही पार्ट। इस जेरूसलम को भी डेफिनेटली पैलेस्टीन जो क्लेम करता है वो भी पैलेस्टीन को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली जो मेजर कंटेसियस इशू है उसको कवर नहीं किया गया है। तो डेफिनेटली पैलेस्टीन तो अपोज ही करेगा, और डेफिनेटली अपोज भी किया है। उसके अलावा नैम का जो समिट है, जो 18वां समिट बाकू अजरबैजान में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। नैम के बारे में बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। 1961 में स्टार्ट हुआ था बैंडुंग प्रिंसिपल्स के तहत, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडुंग के तहत 1961 में ये स्टार्ट हुआ था। पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। ये 18वां कॉन्फ्रेंस हुआ था बाकू में, और टोटल 120 मेंबर कंट्रीज़ हैं नैम में। उसके अलावा ये कुछ खास नहीं है। क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन डेफिनेटली अडॉप्ट किया गया था जब क्राइस्ट चर्च में काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके अलावा FATF वॉच लिस्ट इंपॉर्टेंट है। FATF के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये फॉर्म किया गया था 1989 में, और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। OECD का ये एक इनिशिएटिव है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। पहले केवल फोकस करता था मनी लॉन्ड्रिंग पे, और फिर 2001 से ये टेररिज्म फाइनेंसिंग पे भी फोकस करता है। तो ये 2 लिस्ट मेंटेन करता है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में जो कंट्री आते हैं उन पे फोकस रखा जाता है कि उनकी स्क्रूटिनी की जाती है, और ब्लैक लिस्ट पे में जो कंट्रीज आ जाते हैं उनके ऊपर काफ़ी सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट में अभी मेनली 2 कंट्री है, एक ईरान है और एक नॉर्थ कोरिया। आप देख सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिक हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। और पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में आता है। इंडिया चाहता है उसको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। तो अगली मीटिंग्स जब होगी तो देखते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आता है कि नहीं आता है। FATF का इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर। टोटल 39 मेंबर्स हैं। रोहिंग्या इशू इन ICJ। ICJ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हुआ क्या था कि रोहिंग्या के अगेंस्ट काफ़ी वायलेंस हुआ था बिटवीन रोहिंग्या एंड द म्यांमार की जो आर्मी है। तो गैम्बिया नाम का एक कंट्री है, द गैम्बिया नाम का, अफ्रीका में, उन्होंने म्यांमार के अगेंस्ट केस किया इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि म्यांमार ने काफ़ी सारा वायलेंस किया है म्यांमार की आर्मी ने अगेंस्ट द रोहिंग्यास। और एक कन्वेंसन है, जीनोसाइड कन्वेंसन, उसके तहत कोई भी आर्मी जीनोसाइड नहीं कर सकती है। तो डेफिनेटली म्यांमार ने इस कन्वेंसन को फॉलो नहीं किया। उसी के तहत गैम्बिया ने एक केस कर दिया म्यांमार के अगेंस्ट इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अभी तक रूलिंग नहीं आई है, लेकिन म्यांमार गवर्नमेंट इज़ फाइटिंग द केस, और म्यांमार गवर्नमेंट को ये प्रूव करना होगा कि उन्होंने रोहिंग्यास के अगेंस्ट जीनोसाइड नहीं किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डेफिनेटली न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, डेफिनेटली पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत अपॉइंट हुए हैं। उसके अलावा कारगिल रिव्यू कमेटी और नरेश चंद्र कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि CDS नाम की पोस्ट होनी चाहिए। CDS होगा तो क्या होगा कि तीनों सर्विसेज के बीच में इंटीग्रेशन ज़्यादा हो पाएगा। ये 4 स्टार रैंक पोस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में ही विल हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, एंड ही विल ऑल्सो एक्ट एज परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, बस मैं वही बता रहा हूँ। RTI के तहत वो कवर होगा। UPSC यहाँ पे फंसा सकता है कि आपको लगेगा कि काफ़ी स्ट्रेटेजिक मैटर है तो नहीं कवर होना चाहिए, लेकिन कवर होगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता है कि इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डिसाइडिंग ऑन द न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशंस। यहाँ जो चेयरमैन होता है वो डिफेंस मिनिस्टर ही होता है। नागालैंड में कंटिन्यू होगा ऑफिसपा एक्ट, तो बस ये इंपॉर्टेंट है।
आपस्पा एक्ट के तहत आर्म्ड पर्सनल को काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिल जाते हैं, सर्च एंड सीजर, डिटेंशन, अरेस्ट और इवन फायरिंग के भी पावर्स से मिल जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो आर्म्ड फोर्सेस को इम्यूनिटी मिल जाती है वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और एनआईए अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। जो जो अमेंडमेंट हुआ तो जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट देख लेते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। तो पहले क्या होता था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो अमेंडमेंट एक्ट, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट था, ओरिजिनल एक्ट था 1967 का, उसके तहत किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता था, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था, किसी एक बंदा को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद एक पर्सन को भी एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद पहले क्या होता था कि अगर एनआईए को किसी भी प्रॉपर्टी को अगर सीज करना है तो स्टेट गवर्नमेंट के जो बेसिकली डीजीपी हैं उनकी परमिशन रिक्वायर्ड होती थी फॉर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन अब रिक्वायर्ड नहीं होगी। अब एनआईए के ऑफिसर्स ही खुद सीज कर पाएंगे प्रॉपर्टी को। उसके अलावा क्या है कि पहले जो इन्वेस्टिगेशन होता था एनआईए में वो मिनिमम डीएसपी के रैंक, मतलब जो एनआईए के डीएसपी हैं वही केवल कर सकते थे, लेकिन अब इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो भी अब कर सकते हैं। और एनआईए अमेंडमेंट एक्ट में जो जो प्रोविजंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एनआईए जो ओरिजिनल एक्ट था वो 2008 का था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी उसके तहत। ये डेफिनेटली बनाया गया था मुंबई अटैक्स के बाद ही। इट इज़ ट्रूली फेडरल एजेंसी इन द कंट्री। और जो एक्ट में जो एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ तो वो अमेंडमेंट के जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो एक्ट है जिस तो अब इसमें क्या है कि ये जो एक्ट कवर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एरोप्लेन में हाईजैकिंग करते हो तो उससे रिलेटेड भी ये पर्टिकुलर बॉडी इन्वेस्टिगेट करती है। तो किस किस एक्ट के तहत आप क्राइम करते हो तो ये बॉडी आपको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो वो एक्ट्स मेंशन्ड है इस एनआईए एक्ट के तहत। फॉर एग्जांपल जैसे एंटी हाईजैकिंग एक्ट है तो उसके तहत आप अगर हाईजैकिंग करते हो तो डेफिनेटली एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगा उस पर्टिकुलर केसेस को अंडर द एनआईए एक्ट। तो वेरियस एक्ट्स मेंशन्ड इन द एनआईए एक्ट कि एनआईए किन किन एक्ट्स के तहत अगर क्राइम होता है तो इन्वेस्टिगेट करेगा। तो उस एक्ट्स की लिस्ट को बढ़ा दिया गया है। जैसे एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन के से रिलेटेड भी एक एक्ट है उसको भी इंक्लूड किया गया है। आईटी एक्ट दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को भी इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा पहले केवल स्पेशल कोर्ट्स होते थे तो स्पेशल कोर्ट्स काफ़ी कम है, तो डेफिनेटली आप सेशंस कोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं एज ए स्पेशल कोर्ट्स। तो ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ही इंश्योर किया गया। उसके बाद पहले क्या था कि एनआईए वही टेररिज्म एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकता था जो टेररिज्म इंडिया की धरती पे हुआ है। अब डेफिनेटली फॉरेन सॉइल पे भी अगर कुछ लिंक है तो डेफिनेटली उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है एनआईए। एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का। तो अमेंडमेंट में डिफाइन किया गया प्रोसीड ऑफ क्राइम्स का जो डेफिनेशन है, डिफाइन नहीं उसको वाइडन किया गया है। पहले ऑलरेडी डिफाइंड था लेकिन उसको वाइडन किया गया है। तो यही एस्पेक्ट था, बस उससे ज़्यादा आपको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। एसपीजी अमेंडमेंट एक्ट अभी पास किया गया है। पहले क्या था कि प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती थी। तो अब क्या किया गया है कि बेसिकली अब केवल सिक्योरिटी मिलेगी प्राइम मिनिस्टर और उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस। मतलब जब वो प्राइम मिनिस्टर है तब तो मिलेगी, और साथ में प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर खत्म हो जाता है जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है तब से 5 साल तक के लिए मिलेगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो बोडो जो ट्राइब्स हैं वो असम में मिलती हैं और एक बोडो टेरिटोरियल एरिया भी है और इनका एक 6th शेड्यूल के तहत एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है। कोकराझार वहीं पड़ता है, वहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे स्पीच देने के लिए जब बोडो डील साइन हुई थी फाइनली। अब इस डील के तहत क्या है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप थे उन्होंने कहा कि अब वो गन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनके पावर को भी बढ़ा दिया गया। साथ में बोडो लोगों को एक शेड्यूल्ड हिल ट्राइब स्टेटस दिया गया है। साथ में 1500 करोड़ का एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज भी दिया गया है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं अंडर द बोडोलैंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल।
कोकराझार, चिरांग। उसके अलावा नागा पीस टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के बीच में और नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में, लेकिन फाइनलाइज होना था ये पिछले साल के अक्टूबर में, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। तो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं और कुछ कुछ जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो दो मेजर ग्रुप्स हैं, एक है NSCN IK, एक है NSCN K। NSCN इज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो एक फैक्शन है डेट इज IK, इसाक मुइवा, और एक फैक्शन है खापलांग। खापलांग अभी भी वायलेंस करता है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ डील साइन नहीं करती है, इसाक मुइवा के साथ ही डील साइन करती है। तो एक हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। 1946 में नागा नेशनल काउंसिल बना था, फिजू जिनके लीडर थे, बाद में ये भी वायलेंस का रास्ता अपना लिया। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है, इन्होंने बोला कि अब हम गन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली फिर 1980 में NSCN बनता है। 1988 में NSCN दो पार्ट में टूट जाता है, इसाक मुइवा ग्रुप में और खैपलांग ग्रुप में। और 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है, और 2019 में फिर फाइनल एग्रीमेंट साइन होना था, लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाता है। ऑपरेशन सनराइज 2 इंडिया और म्यांमार के बीच में साइन हुआ है रिगार्डिंग बॉर्डर सिक्योरिटी। तो बस इतना पता होना चाहिए। नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन के बारे में कि डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अब इंडिया को पीछे हटना चाहिए, चेंज करना चाहिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को। इंडिया सबसे पहले खुद से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेगा। अगर उसके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट कोई न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करता है तभी इंडिया यूज़ करेगा न्यूक्लियर वेपन्स। दैट इज़ द नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी ऑफ इंडिया। पाकिस्तान कोई नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी फॉलो नहीं करता है, तो वही मेजर प्रॉब्लम है। चाइना नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को फॉलो करता है। उसके अलावा कुदानकुलम में एक साइबर अटैक हुआ था, स्पाईवेयर का अटैक हुआ था। उस स्पाईवेयर का नाम था D-Track। तो बस ये न्यूज़ में था, तो आप देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है 2013 की, और उसमें एक बॉडी का मेंशन है, डेट इज़ नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और 5 लाख का ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी पर्सनल की भी बात की गई है। आईसिस ने बोला है कि इंडिया में भी वो अपना एक प्रोविंस बनाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, in order to widen the areas in which ISIS function. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, तो ये कौन इशू करता है ये आपको पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया का रैंक 7th है, तो जितने भी कंट्रीज है उसमें इंडिया इज 7th मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म। ग्लोबल पीस इंडेक्स पब्लिश करता है ग्लोबल पीस, यही इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। बस ये आपको पता होना चाहिए। एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट, अभी तक पास नहीं हुआ है। इसके तहत हाई कोर्ट्स को पावर मिल पाएंगे, कुछ हाई कोर्ट्स को, कि पायरेसी रिलेटेड मैटर्स वो को डील कर पाएँ। और साथ में ये भी होगा कि अभी क्या है कि पायरेसी से रिलेटेड सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते हैं। तो अब क्या होगा बेसिकली कि जो न्यूज़ में ये था कि द बिल, ये it provides for the central government in consultation with the chief justice of the concerned high court to specify certain courts as designated courts for the speedy trial of offences। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के कोस्ट के आसपास कोई पायरेसी रिलेटेड मैटर होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ये डिसाइड करेंगे कि कौन कोर्ट ये वाला मैटर सुन सकता है। इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया था फ्यूगिटिव नित्यानंद के अगेंस्ट। नित्यानंद ने इंडिया से बाहर गए और एक जिस आइलैंड पे थे उसको एक अपना ही कंट्री डिक्लेयर कर दिया था, तो अलग ही इशू था। तो आपको दो नोटिस के बारे में पता होना चाहिए इंटरपोल का। इंटरपोल इज़ इंटरनेशनल पुलिस, ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। इंडिया डेफिनेटली इसका मेंबर है। और डिफरेंट कंट्रीज़ के क्या जो रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कोऑर्डिनेट करता है इंटरपोल के साथ। तो इंटरपोल वेरियस नोटिसेस इशू करता है, एक रेड नोटिस है, एक ब्लू नोटिस है। ब्लू नोटिस इशू होता है, इसका मतलब यह है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर ब्लू नोटिस इशू हुआ है, इसका मतलब कि इंटरपोल उस पर्सन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। और रेड नोटिस अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट इशू होता है, डैट मीन्स कि
वो उस पर्सन को अब एक्स्ट्राडाइट करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ताकि उस कंट्री जिस कंट्री में उन्होंने क्राइम किया है वो बंदा वहाँ जा सके और उसको वहाँ पे सज़ा मिल सके। इसका जो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है ये लियोन फ्रांस में है। उसके अलावा ये न्यूज़ में था कि जैसे मोहम्मद चीफ मासूद अजहर हैज़ बिन डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी। बस आपको पता होना चाहिए। हांगकांग प्रोटेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक्स्ट्राडिशन बिल से रिलेटेड था। फिर एक ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट है, ये पेश किया जाता है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। फिर रेसिना डायलॉग के बारे में देख लेते हैं। ये 5th एडिशन था रेसिना डायलॉग का। तो ये होता है संग्रीला डायलॉग के लाइंस पे ही होता है, और ये कंडक्ट जो किया जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कंजंक्शन विथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये कंडक्ट किया जाता है। और इस पर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस दिया जाता है इस पर्टिकुलर डायलॉग में। ये बस फैक्चुअली पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी साइन हुआ है इंडिया और ब्राज़ील के बीच में। और ये सब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं बिटवीन इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज़। तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो अब इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता है। अब यूपीएससी में भी एक सवाल पूछ सकता है, तो डेफिनेटली एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे एक या दो बार, तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में आसानी से टैकल कर पाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।